ईरान बिल्कुल एक तरह से यूएस का अलाय था, क्योंकि यहाँ पे जब तक पहली डायनेस्टी चल रही थी तो उस टाइम तक तो वो अलायंस में था। सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, बट वहाँ पे एक जो बैठा हुआ है मेन इसराइल लिखा हुआ है जो यूएस का अलाय है। ईरान ने यूज किया हमास को पैलेस्टाइन के अंदर, लेबनान के अंदर यूज किया, उसने हिजबुल्लाह को यूज किया, और इन छोटी छोटी प्रॉक्सी वॉर्स के बाद एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बना जो हम पिछले 8-10 दिन पहले जो देखें तो वहाँ पे इस हद तक चला गया था कि ईरान के ऊपर एक तरह से न्यूक्लियर अटैक का थ्रेट बन चुका था। आयतुल्लाह ख़ुमैनी की जो गवर्नमेंट है, आपके सुनते कि कभी इनकी रजीम चेंज हो सकती है ईरान में? 8 साल की ईरान इराक वॉर आती है, ठीक है। जो रजीम उस टाइम पे अगर नहीं हुई गई, जो बिल्कुल एक नई बनी हुई थी, एक उसने कोलैप्स नहीं किया, मेरे ख्याल से तो कहीं तक ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो एक तरह से रजीम चेंज हो। इस तरह का कुछ आ नहीं रहा है, इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा रजीम के ऊपर, ना ही कुछ अपोजिशन उस तरह की है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है, तो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान के सारे मामले में क्या डिप्लोमेटिक स्टांस है? पाकिस्तान की बात की जाए तो ये एक तरह से मतलब शॉकिंग था, और एक तरह से हर पाकिस्तानी को बजाय मुझे खुद भी ये चीज़ फील की। और देखिए क्या हम दोबारा से उस टाइम में नहीं जा रहे, 2001 के टाइम पे तो नहीं जा रहे जब हमने अपने बेसिस एयर बेसिस पे को अफगानिस्तान देखा। वीडियो कवर की अगर बात की जाए तो वीडियो कवर की जो आप एक एस्टिमेट रेट निकाले तो ये $2 बिलियन है। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को काउंटर करूँगा कि अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट के अंदर 17 एयर बेसिस हैं। तो पहले ये बात तो क्यों आ रहे थे पाकिस्तान में लेगा और यहाँ से ले लेगा, ठीक है। तो B2 बमर एक तरह से एयर स्ट्राइक के लिए यूज हो रहा था कि जो आता है और आपको आपके घर की छत के ऊपर से भी अगर जा रहा है B2 बमर तो उसकी आवाज नहीं है। वो इस तरह से मॉडिफाई किया गया है B2 बमर के अटैक के बाद, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी है कि वो जमीन के अंदर 200 फुट तक आपके अंदर तक जाके अटैक कर सकते हैं। Assalamualaikum. Welcome to another episode. I am your host Muhammad Ali Abdullah and you are watching the Pakistani Perspective podcast. Today we have a guest with us, Ali Saeed. He's pursuing his master's degree in history from Qaida University and he's also working as a host in geopolitics. Ali, welcome to our show. आज हम अली से जिस टॉपिक के रिलेटेड बात करेंगे वो जो रिसेंट मिडिल ईस्ट के अंदर जो टेंशन चल रही थी ईरान की और इसराइल की, उसके रिलेटेड हम अली से बात करेंगे। अली, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर भी की है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो इसराइल और ईरान का जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट था इसकी बुनियादी वजूहात क्या थी? देखें तो ईरान इसराइल की वॉर ये नहीं है कि रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रिसेंट नहीं कहेंगे, बल्कि इसकी जब हम रूट्स को देखते हैं तो ये तकरीबन हमें जाना पड़ेगा 1979 में, जहाँ पे ईरानी रिवॉल्यूशन आती है। क्योंकि उससे पहले के टाइम को देखा जाए तो ईरान बिल्कुल एक तरह से यूएस का अलाय था, क्योंकि यहाँ पे जब तक पहली डायनेस्टी चल रही थी तो उस टाइम तक तो वो अलाइज में था। मगर जब रजीम चेंज होती है ईरान के अंदर, आयतुल्लाह ख़ुमैनी आते हैं और एक तरह से बिल्कुल जो लिबरल स्टेट थी, आप ईरान को पहले देखें और आप देखें बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक थ्योरेटिक स्टेट जब बनती है तो वहाँ से इसकी रूट कॉजेस को हम ट्रेस करते हैं और वहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मेन जो कॉन्फ्लिक्ट आता है कि जब इसराइल अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है, बेशक वो एक तरह से ये है कि वो कभी जाहिर नहीं करते कि कितनी अमाउंट में है उनके पास कुछ भी, मगर जब हम देखते हैं कि इसराइल कर लेता है और एक रीजन के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर वो एक हेजमोनी उसकी बनी होती है, तो वहाँ पे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है ईरान को, और ईरान ने स्टार्ट करता है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करता है, जिसमें उसके ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस लगते हैं। और सैंक्शंस के ऊपर देखा जाए तो उनको मेन, क्योंकि ईरान के पास मेन जो चीज है वो ऑयल है, ऑयल की सप्लाई के ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं।
और डिफरेंट उस हिसाब से देखें तो इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, हर चीज के ऊपर इफेक्ट आ रहा था ईरान की। तो वहां से ये शुरू हुआ कि आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के बाद जो आगे लीडरशिप को संभालते हैं वो है आयतुल्लाह अली खुमैनी, जो अभी रिसेंटली सुप्रीम लीडर के ऊपर की पोस्ट में। तो वहां से इनका एक थ्रेट शुरू होता है कि इसराइल को हमेशा से था कि रीजन के अंदर डोमिनेंट इसराइल के अलावा कोई ना हो। बट इस चीज में देखें तो ईरान को हम अगर स्पेसिफिकली ज्योग्राफिक तौर पर देखें तो उसके तकरीबन 8 बॉर्डर्स आते हैं, और जो कंट्रीज इसको बैठी हैं सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। बट वहां पे एक जो बैठा हुआ है मेन इसराइल बैठा हुआ है, जो यूएस का अलाई है हमेशा से। इसराइल ने डायरेक्ट कभी भी, इससे पहले बहुत कम था कि इसराइल डायरेक्ट ईरान के ऊपर अटैक किया। उसका अटैक था क्योंकि इसराइल का था पैलेस्टाइन में अटैक, बट उसको काउंटर करने के लिए, उस एक रीजनल हेजेमनी को काउंटर करने के लिए ईरान ने यूज किया हमास को पैलेस्टाइन के अंदर, लेबनान के अंदर यूज किया उसने, हिजबुल्लाह को यूज किया। और इन छोटी छोटी प्रॉक्सी वॉर्स के बाद एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बना, जो हम पिछले 8-10 दिन पहले को देखें तो वहां पे इस हद तक चला गया था कि ईरान के ऊपर एक तरह से न्यूक्लियर अटैक का थ्रेट बन चुका था। ये अगर हम बात करें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, आपने जैसे बताया कि रीजनल हेजेमनी की वजह से मतलब ये वॉर स्टार्ट हुई थी, तो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के मतलब इसराइल को इस न्यूक्लियर प्रोग्राम से क्या देखें, जैसे कि अभी जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू हुआ, ठीक है, तो 13 जून को नेतन्याहू की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि हम ईरान से सबसे पहले जो अटैक करेंगे वो चीज होगा इस पे न्यूक्लियर साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करेंगे, और उसके अलावा जो IRGC के कमांडर्स हैं, मेन लीडरशिप है, उसको काउंटर करेंगे। क्योंकि ईरान की तरफ से था कि आप पिछले 7-8 साल को देखें, जब ये 2018 में ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन आती है, ठीक है, इस एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए देखें तो जो न्यूक्लियर डील चल रही थी, ठीक है, 2015 से जितनी डील स्टार्ट हुई थी, जो एक पीसफुल प्रोग्राम था न्यूक्लियर का, उसके ऊपर वो डील एकदम 2018 में आगे जब खत्म होती है तो ईरान बहुत स्पीडली उसके ऊपर काम करने लगे थे। और ऑलमोस्ट काफी रिपोर्ट्स को देखें तो उसमें ये था कि ईरान 90% इस स्टेज पे आ चुका है कि वो न्यूक्लियर को बनाने के काबिल हो चुके हैं। तो इस चीज को इसराइल ने अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर और अपने एग्जिस्टेंशियल फैक्ट इसको समझा, और उसका मेन मकसद ये था कि उसको डिसमेंटल कर दिया जाए, जिसके ऊपर उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लाइन को लॉन्च किया। और उसका नाम मेन जो चीज थी वो ये है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी नाटान्स में थी, उसके बाद फॉलोडो में थी, उसके ऊपर पहला अटैक किया आगे न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर था। क्योंकि ये चीज थी कि देखें न्यूक्लियर एम्बार्गो बन चुका था, फिर तो ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ जाती है और इसराइल जो पहले से ही न्यूक्लियर पावर है, तो वो हेजेमनी एक तरह से डिवाइड हो जाती है, और वहां पे जो पावर है वो डिवाइड हो गई थी सब कुछ। तो इस चीज को इसराइल हमेशा से काउंटर करता है, क्योंकि ये उसके ऊपर ये है कि एक रीजन के अंदर 2 न्यूक्लियर पावर आ जाती है, तो फिर तो एक तरह से बिल्कुल डिटेंस की सिचुएशन आ जाती है कि आप इसराइल कभी फिर बाकी अरब ममालिक पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि अरब ममालिक के ऊपर अटैक करने का मतलब है कि आप एक इस्लामिक regime के ऊपर अटैक करें और ईरान उसको लाजमी काउंटर करेगा। If we talk about regime change, आप क्या समझते हैं कि कभी फ्यूचर में जो आयतुल्लाह खुमैनी की जो गवर्नमेंट है, आप क्या समझते हैं कि कभी इनकी regime change हो सकती है ईरान में? देखें, इस चीज के ऊपर भी मैं आपको लेके जाऊंगा पहले 1979 में एक आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी आते हैं वापस, जो कि एग्जाइल में थे, ठीक है, नजफ में थे इराक में, वो 14 साल गुजार के आते हैं, ठीक है। 14 साल गुजारने के बाद आते हैं तो उनको एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है ईरान के लोगों की तरफ से मिलती है, ठीक है। और इसी के फौरन बाद आप देखेंगे कि 8 साल की ईरान इराक वॉर आती है, ठीक है। जो रेजिम उस टाइम पे अगर नहीं की गई, जो बिल्कुल एक नई बनी हुई थी, एक उसने कोलैप्स नहीं किया, 8 साल की वॉर को प्रोलॉन्ग, इतनी लंबी वॉर को उन्होंने काउंटर किया, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से तो कहीं तक ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो एक तरह से रिजीम चेंज हो। क्योंकि एक ये है कि आपके ऊपर इंटरनली कुछ भी आपके लिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, आपके अगेंस्ट कुछ भी चीज इस तरह की नहीं हो रही कि थ्योरेटिक स्टेट नहीं होनी चाहिए, इसको लिबरल होना चाहिए। तो
इस तरह का कुछ आ नहीं रहा, इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा रजीम के ऊपर, ना ही कुछ अपोजिशन उस तरह की है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है। आल्दो अमेरिका हमेशा ट्राई करता रहा कि किसी तरह भी हो कि ईरान के अंदर लिबरलिज्म को प्रमोट किया जाए, बट हमेशा से ईरान ने इसको काउंटर किया, तो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। अगर अभी हम बात करें इस कंफ्लिक्ट की, तो आप क्या समझते हैं कि इस कंफ्लिक्ट के जो मतलब नतीजे हैं वो क्या होंगे मिडिल ईस्ट के ऊपर? देखें, मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो मैं मिडिल ईस्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़े ना पड़े, बट ये पूरी ग्लोबल के ऊपर इम्पैक्ट इसका लाजमी है। लेकिन क्योंकि मिडिल ईस्ट से तकरीबन 80% आपका ऑयल आ रहा है, पर्शियन गल्फ की बात करें तो वहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। फिर जो मेन पीछे इसराइल का जो हमेशा से एक तरह से वो अटैक कर रहा है, कन्वेंशनल अटैक कर रहा है, उसके पीछे वजह है एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। क्योंकि आप देखें जिस दिन ये अटैक होता है तो ईरान की तरफ से और पूरी दुनिया में एक ही चीज है कि इफ अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाता है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट के तकरीबन 8वें-9वें दिन ईरान की पार्लियामेंट के अंदर भी इस चीज को अप्रूवल मिल गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाए, जिससे ऑलमोस्ट आपका 20% तो यूरोप में ऑयल जा रहा है, और उसकी वजह से आपकी ऑयल प्राइसेस इंक्रीज कर रही थी, वर्ल्ड वाइड इंक्रीज कर रही थी। अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स में काफी 10% आपकी कमी आई थी। तो सिर्फ मिडिल ईस्ट पे तो नहीं इसका इफेक्ट था, बट इसका और पूरी दुनिया पे इफेक्ट हो रहा था इकोनॉमी के लिहाज से। तो अली, अगर हम पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्टांस की बात करें तो पाकिस्तान का इस सारे मामले में क्या डिप्लोमेटिक स्टांस था? पाकिस्तान की बात की जाए तो ये एक तरह से मतलब शॉकिंग था, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान आप देखें तो हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर जो है, तो वो उस टाइम पे अमेरिका में थे, और एक तरह से हर पाकिस्तानी को बजाय मुझे खुद भी ये चीज फील थी और देखिए क्या हम दोबारा से उस टाइम में नहीं जा रहे, 2001 के टाइम पे तो नहीं जा रहे जब हमने अपने बेसिस एयर बेसिस दे दी थी अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ। तो एक तरह से पूरे पाकिस्तानी ओपिनियन ये बना हुआ था कि जब वापस आएंगे, आसिम मुनीर वापस आएंगे तो यही होगा कि हमने अपनी एयर बेसिस दे दी और ईरान की तरफ के लिए अटैक के लिए। बट इस तरह की कोई चीज होती नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत बोल्ड डिप्लोमेसी रखी, और जिसमें ये था कि पाकिस्तान ने उस अटैक्स को हमेशा से अमेरिकन अटैक्स और इजरायली अटैक दोनों को कंडेम किया, इंटरनेशनल लेवल पे कंडेम किया। उसके अलावा डिप्लोमेटिक टॉक्स में इन्होंने ईरान की हमायत की। तो पाकिस्तान का ये जो स्टेप था वो काफी हद तक इस तरह का लग रहा था कि पाकिस्तान उस एज से निकल के आ चुका है कि जहाँ पे उनको अमेरिकन हेजमनी के अंदर नहीं रहेंगे, बल्कि वो एक तरह से इस लेवल पे आ गए कि उनको अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए ये जरूरत नहीं है कि वो ईरान के ऊपर अटैक करो, बल्कि यहाँ पे ये था कि पाकिस्तान के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये थी कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर किस तरह की डिप्लोमेसी चलानी है। अली, इस सारे हमने देखा कि जब अमेरिका ने मतलब इस ईरान के ऊपर अटैक किए, हमने एक चीज नोटिस की है कि मतलब ईरान ऐसे फर्स्ट कंट्री है जिसके ऊपर B-2 बॉम्बर्स उन्होंने जो अपने एयरक्राफ्ट हैं वो यूज किए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एयर पावर है इसका फ्यूचर क्या है? अच्छा, B-2 बॉम्बर की अगर बात की जाए तो B-2 बॉम्बर की जो आप एक एस्टिमेट रेट निकालें तो ये $2 बिलियन है, ठीक है। और फिर ये बात देखी जाए तो लास्ट वीक में एक ये चीज दी थी कि पाकिस्तान ने अड्डे दी थी यूएस को कि वहां पे B-2 बॉम्बर रुका और वहां से उसने अटैक किया। सबसे पहले तो मैं इस चीज को काउंटर करूंगा कि अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट के अंदर 17 एयर बेसेस हैं। तो पहले ये बात कि वो क्यों आके पाकिस्तान में रुकेगा और यहाँ से वो लेके जाएगा, ठीक है। तो B-2 बॉम्बर एक तरह से इस तरह का एयर स्ट्राइक के लिए यूज हो रहा था कि जो आता है और आपको आपके घर की छत के ऊपर से अगर जा रहा है B-2 बॉम्बर तो उसकी आवाज नहीं है, वो इस तरह से मॉडिफाई किया गया है। तो ये एक मॉडर्न एयर स्ट्राइक की एक उसका स्टेप था जिसमें B-2 बॉम्बर को यूज किया गया, जिसके अंदर जो क्लस्टर बॉम्ब्स थे और वो चीजें यूज हुई जो उन्होंने
फेरोडो के अंदर यूज की, फेरोडो के जो न्यूक्लियर साइट्स थी, उसके अलावा नाटान्स के अंदर यूज की, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे जो नॉर्मल एयर स्ट्राइक थी जो इसराइल की तरफ से पहले दिनों में हुई, तो उन्होंने डिस्टर्ब नहीं कर सका, ना ही उस न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिसमेंटल कर सका। बट इस अटैक के बाद, B2 बम्बर के अटैक के बाद, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी है कि वो जमीन के अंदर 200 फुट तक आपके अंदर तक जाके अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज के बाद अमेरिका ने ओपनली क्लेम किया कि हमने 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक किया, और जिसमें हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टोटली डिसमेंटल कर दिया। तो ये एक तरह से देखा जाए तो आगे पाकिस्तान के ऊपर भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि कल के दिन अगर इन केस पाकिस्तान के लिए मसला बनता है ये, और अमेरिका के साथ उसके रिलेशन ठीक नहीं है, इसराइल के साथ ठीक नहीं है, पैलेस्टीनियन कॉज के ऊपर, तो क्या कल पाकिस्तान के ऊपर भी B2 बम्बर का अटैक होगा? और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर प्लांट्स की अगर बात की जाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की जाए, तो वो इतने सिक्योर नहीं है जितने ईरान के हैं, ना ही अंडरग्राउंड हमारे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ये सोचना चाहिए एज अ पाकिस्तानी पर्सन, हमें देखना चाहिए कि कल के दिन पे ये अटैक हम पे भी हो सकता है, और वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। अली, आपने कहा कि अमेरिका ने एक क्लेम किया कि उन्होंने ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उनको टोटल डिसमेंटल किए, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिसमेंटल किया गया? इस चीज के ऊपर देखा जाए तो जब अमेरिका ने अटैक किया, और अमेरिका ने नाइट में अटैक करते हैं, और सुबह 5 बजे व्हाइट हाउस से प्रेस रिलीज होती है कि हमने 3 डिफरेंट साइट्स को अटैक किया और ईरान के प्रोग्राम को डिसमेंटल कर दिया। बट राइट आफ्टर दैट ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का कहना है कि हमारे ऊपर ऐसा कोई भी अटैक हुए हैं, बट हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिस्टर्ब नहीं हुए। और उसकी एक जो है प्रूफ के तौर पे है कि 19 जून की सैटेलाइट इमेज के थ्रू हम देख सकते हैं कि तकरीबन कुछ मूवमेंट होती है, फेरोडो की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास एक मूवमेंट होती है, जिसमें बाद में क्लेम किया जाता है कि पहले ही न्यूक्लियर फैसिलिटीज, न्यूक्लियर प्रोग्राम को वहां से मूव कर दिया गया। तो एज अ स्टेट की तरफ से देखा जाए तो ईरान ने तो टोटली इसको काउंटर कर दिया कि ऐसा कोई अटैक हमारे पे हुआ भी है तो उसमें हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो अगर हम बात करें इस सारी वॉर का, तो आप क्या समझते हैं कि इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या इम्पैक्ट्स हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड देखिए, एक चीज है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की अगर बात करें तो जैसे कि पहले से शुरू पे अटैक हुआ, इसको थोड़ा हम पीछे लेके जाए, फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक जो होता है 1945 में होता है जापान के ऊपर, और उसके आज तक असरात हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इसी से थोड़ा सा 1 महीना पहले मई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया में भी एक कन्वेंशनल वॉर शुरू होती है, जो इस लेवल तक पहुंच जाती है कि शायद अब न्यूक्लियर अटैक हो जाए। और ये सारी मतलब एक तरह से अगर पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसका मतलब है कि पूरा रीजन डिस्टर्ब होगा और पूरी दुनिया को उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सामना करना पड़ेगा। तो यही चीज है कि अगर ईरान डिक्लेयर नहीं कर रहा, कि ईरान ने टोटली डिक्लेयर नहीं किया कि वो न्यूक्लियर स्टेट है, बट अगर उनका 90% रेडी है और कल को वो उठते हैं और उठ के इसराइल के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो ये दोबारा से वही 1945 में हम चले जाएंगे। और ईरान अगर इसराइल पे अटैक होता है तो यूएस कभी चुप नहीं रहेगा और ईरान को वापस से स्टोन एज में जाना पड़ेगा। और फिर अगर ईरान स्टोन एज में जाता है या कुछ भी है, पर्शियन गल्फ के ऊपर इतना इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पूरा रीजन है ना, मिडिल ईस्ट को देखा जाए तो पूरे रीजन को देखते हुए हम देखेंगे कि ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी, आपके मेन रूट्स हैं, ट्रेड रूट्स बंद हो रहे हैं, तो उसका ग्लोबल इकोनॉमी पे इतना इफेक्ट पड़ जाएगा कि हम शायद हम तो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को इस चीज को इतना असर नहीं है, क्योंकि हम बात हुई है कि जिसके पास कुछ है ही नहीं तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, बट ये डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसी वजह से आप देखें तो यूएन सेक्रेटरी की तरफ से हमेशा से लगातार कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक ही चीज थी कि वॉर हल नहीं है, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, क्योंकि वॉर से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक थ्रेट बन चुका था पूरी दुनिया के लिए। अगर हम देखें पिछले रिसेंट टाइम पे पाकिस्तान की इंडिया और इंडिया की वॉर स्टार्ट हुई, उससे पहले रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद अगर हम देखें फिलिस्तीन और इसराइल की वॉर उसमें स्टार्ट होती है।
अगर हम पाकिस्तान की और इंडिया की बात करें तो क्या आप सुनते हैं कि फ्यूचर की जो वार है वो आपकी वाटर वार होंगी? क्योंकि पाकिस्तान की और इंडिया की जब वार एंड होती है तो वो वाटर ट्रीटी जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको एक्सटेंड किया जाता है। फिर उसके बाद आप ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस पर आप देखें कि ईरान इसको थ्रेट करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देगा। तो व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर हो सकता है और माइट पॉसिबल वाटर वॉर्स ही हो, क्योंकि देखें हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट एक एनालिसिस के थ्रू बात कर सकते हैं। वो ये है कि देखें जो इसराइल का जो क्लेम जो गजा के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, उसमें मेन चीज ये है कि जो स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल के ऊपर क्लेम है इजिप्ट का, और वो एक ट्रेड रूट है जो बंद होने की वजह से इसराइल चाह रहा है कि वो गजा के थ्रू एक पट्टी से उस पट्टी से निकाले, कैनाल निकाले जो डायरेक्ट उसे सी के रूट तक ले, ठीक है। उसी तरह देखा जाए तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो मैंने आपको एक तरह से ट्रेड रूट है ऑयल की पूरी दुनिया में है। इसी तरह नीचे आप इसमें देखें जो हमारा है इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के अंदर फिर साउथ चाइना सी की बात करें, क्योंकि साउथ चाइना सी की बात करें तो साउथ चाइना सी में उन्हें थ्रेट था, उस वजह से चाइना ने पाकिस्तान को यूज करते हुए डायरेक्ट अरेबियन सी में आया। ये बात है कि नेक्स्ट जो आगे का टाइम है उसमें वाटर वॉर्स के ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है तो जिसने भी ट्रेड करनी है उसको पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है, पूरा आपने साउथ से चक्कर लगा के आएंगे तब आप करेंगे, और ये टोटली आपके ऊपर एक तरह से बर्डन बन रहा है। एक आपका ट्रेड रूट ही जो बंद हो रहा है, शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट अगर बंद हो रहा है तो बर्डन बनेगा। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में अगर इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें हम, तो इंडस वाटर ट्रीटी में ये था कि पाकिस्तान का अगर पानी रोका जा रहा है, पानी रोकने का अगर पानी रोकता है तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर हमारा पानी रुकेगा तो हम डायरेक्ट एक कन्वेंशनल वॉर की तरफ जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद होती है तो ईरान के ऊपर थ्रेट आता है। सुएज कैनाल की वजह से सुएज कैनाल तो इतना ज्यादा लोडेड हो चुका है कि अब उसकी जगह अल्टरनेट रूट्स हमें तलाश करने की जरूरत है। बट एज इस चीज को देखें कि वाटर वॉर्स तो यस इट इज, क्योंकि एक तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो सीज जिनके साथ सी टच हो रहा है तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रही है। Ali, if we talk about your research, आप इस इशू को from the very first day आप इसको मतलब देख रहे हैं और इस पे आप लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, तो आप एज ए रिसर्चर क्या इसको क्या समझते हैं कि मतलब इन फ्यूचर ये कब तक मतलब सीज फायर चलेगा? देखिए सीज फायर की अगर बात की जाए तो सीज फायर एक ऐसा कुछ परमानेंट एग्रीमेंट तो नहीं, ठीक है, नो डाउट नहीं है इसमें इस ईरान इसराइल की तरफ से हो जाता है, बट ईरान ने एक क्लेम किया कि हम एनपीटी के मेंबर रहेंगे, कि हम नॉन प्रोलिफरेशन की तरफ जाएंगे। बट बात यह है कि अगर कल के दिन पे इसराइल दोबारा से किसी भी किस्म का ये नहीं है कि डायरेक्ट अटैक करता है, वो इंसर्जेंसी करता है, प्रॉक्सी वॉर करता है ईरान के अंदर, ठीक है, तो वो एक तरह से पूरी तरह से ईरान अपने उसे स्टेट के ऊपर अटैक समझेगा। तो वो लाजमी बात है जो 90% के ऊपर अगर एक प्रोग्राम रुका हुआ है तो वो 90 से 100 जाते हुए टाइम नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि बेशक ये नहीं है कि वो अगर एक बन जाता है कंट्री न्यूक्लियर हो जाता है तो उसका ये नहीं है कि वो अटैक करेगा ही करेगा, बट टू मेंटेन द डिटेरेंस को मेंटेन करने के लिए एक कंट्री हमेशा से अपनी जो पॉलिसी बनाता है तो वो ये कहता है कि हम फर्स्ट यूज करेंगे, हमें किसी भी किस्म का अटैक होगा तो हम फर्स्ट यूज करेंगे न्यूक्लियर को। थैंक यू सो मच अली। ये थे अली सईद जिन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। तो सेकेंडली इनका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है जियोपॉलिटिक्स के नाम से, तो अगर आपको इनके वीडियोस इनके थॉट्स देखने हैं तो आप इनको सब्सक्राइब करें, और सेकेंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच अली फॉर योर टाइम।